आप लोग ये सोच सकते हैं कि ईमानदारी का साथ देने वाली महिला भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश करे? मुख्यमंत्री जी ने न जाने क्या सोचकर आपकी बात मान ली और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर समझौता कर सकती हैं। हमारी नजर में तुम सब दोषी हो। मैं थक गया हूं तुम्हें समझा कर। अगर तुम इस घर की सुख और शांति के लिए समझौता नहीं कर सकती तो फिर हमें अलग होना ही पड़ेगा। शारदा देवी ने इंटरव्यू देकर उनकी दुखती रक्त पर हाथ रख दिया है। स्त्री के सम्मान की बात हो रही। अगर मीडिया वालों ने राजवीर, सोनाली और रागिनी का मामला उठा लिया तो बात तो एकदम पूरी हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि मुझे उसका नाम जानना है जिसने मेरी कब्र खोदने की कोशिश की। जिनके कहने पे मैंने ये सब कुछ किया है उनका नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती शारदा देवी। ये आप क्या कर रहे हैं सुनील पंडित जी? नहीं, इतना बड़ा धोखा। हाँ सरकार, इससे बड़ा धोखा तो और हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शारदा देवी ने आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की है। इसके पीछे वजह एक ही है सरकार, कानून की नजर में अगर एक बार आप गुनाहगार बन गए ना तो आपका राजनीतिक जीवन तो यही खत्म हो जाएगा और शारदा देवी यही चाहती है। तो सच पूछिए तो जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि कब चुनाव होंगे ताकि भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी इस सरकार को बदला जाए। लेकिन चुनाव में तो अभी 4 साल का वक्त है। 4 साल? जी मैं तो कहता हूँ कि ये सरकार 4 महीने नहीं चलने वाली और उसके बाद कहते हैं राजनीति हमारी ही सरकार बनेगी। जो अपनी बातों से सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देते हैं। और ये किस तरह दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं चल पाएगी? जनहित याचिका के आधार पर इतना बड़ा दावा? सारा खेल बलदेव सिंह का ही है। नहीं, मुझे तो लगता है कि यह खेल इतना सीधा नहीं है। बलदेव सिंह किसी न किसी बड़ी फिराक में है, क्योंकि ऐसे लोग न खुद चैन से जीते हैं न किसी और को जीने देते हैं। सुनकर तो हमें भी यही लग रहा है कि ये लोग बड़ी फिराक में हैं। हमारी सरकार को गिराने की बड़ी साजिश हो रही है। पर माँ, हमारी सरकार सिर्फ एक ही सूरत में गिर सकती है, जब सारे विधायक अपना समर्थन वापस ले लें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बलदेव सिंह सारे विधायकों को तोड़ने के लिए किसी खास मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है आदित्य, पर एक बड़ा मामला सामने आया है जिससे हमारी सरकार की बदनामी हो सकती है। एसके डेवलपर्स को गलती से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए और इन सब के पीछे अगर बलदेव सिंह जी का हाथ है तो वो हमारी पार्टी को बदनाम करने में कामयाब हो चुके हैं। हाँ माँ, वो मुद्दा तो उनके हाथ लग चुका है। लेकिन मैडम, अभी तक ये बात साफ नहीं हुई इस साजिश के पीछे बलदेव सिंह का हाथ है या फिर शंकर प्रसाद का। अरे दोनों ही हमारी पार्टी के दुश्मन हैं। शंकर प्रसाद जी के सर से मुख्यमंत्री का ताज हटा दिया गया है और बलदेव सिंह जी वो तो हमेशा से ही मुख्यमंत्री पद हासिल करना चाहते हैं। और बलदेव सिंह जी भी हो सकते हैं क्योंकि वो जो है मुख्यमंत्री जी का पद पाने के लिए बेताब बने बैठे हैं। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हम लोग जी जान लगा देंगे, लेकिन ये सरकार नहीं गिरने देगी और जो भी विकास कार्य शुरू हुआ है वो पूरा होगा। और जनता भी देखी, अगर विकास कार्य जनता के सामने आ जाए तो जनता भी समझ जाएगी कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ साजिश की जा रही है, उनके खिलाफ प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसा ही होगा और हम लोग जल्दी ही हर मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन हो सके तो आपको इसके बारे में देवव्रत जी से जल्दी बात जरूर कर लेनी चाहिए। बलदेव सिंह जी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह से इस सरकार को घेरा जाए और किस तरह से इस सरकार की छवि को खराब किया जाए।
राकेश जी, हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर इस जनहित याचिका के पीछे बलदेव सिंह का हाथ है भी, तो अब क्या हो सकता है? याचिका तो दायर हो चुकी है। लेकिन देवव्रत जी, हमें सतर्क तो रहना ही चाहिए ना। और वैसे भी बलदेव सिंह जी को दोहरी चोट पड़ी है, दोहरी चोट। एक चोट तो ये कि उनकी सरकार में कोई भागीदारी नहीं है, और दूसरा उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही। सबसे बड़ी चोट तो उन्हें इस बात की लगी होगी कि हमने उन्हीं की पत्नी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो अपने अपने कर्म है अंकल, जो एक ना एक दिन सामने आते हैं और इंसान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई भी गलत रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल को नहीं पाता। बिल्कुल ठीक कहा ज्योति तुमने। ये बात तो बलदेव सिंह जी को हमेशा चुभती ही होगी कि कल तक हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे। उनकी सलाह मशवरे के बिना पार्टी कोई भी कदम नहीं उठाती थी। लेकिन अब तो वो दूसरी पार्टी बना चुके हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे राजनीति में पार्टियां बनती हैं, पार्टियां टूटती हैं, एक दूसरी पार्टी का विलय भी होता है। अभी तुमने देखा नहीं कि 6 पार्टियों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए देवव्रत जी, हमें 4 साल सरकार और चलानी है, और हम ये क्यों ना कोशिश करें कि बलदेव सिंह जी से ही समझौता हो जाए। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? जिसके रास्ते अलग हो, जिसकी मंजिलें अलग हो, वो एक साथ कैसे आ सकते हैं? कल की बात कुछ और थी, पर आज तो हमारी पार्टी ईमानदारी की बात कर रही है। ज्योति बिल्कुल ठीक कह रही राकेश जी। जिस तरह से बेईमानी और ईमानदारी एक साथ नहीं चल सकते, ठीक उसी तरह बलदेव सिंह और हमारी पार्टी एक साथ नहीं हो सकती। फिर भी मैं आचार्य जी से बात करूंगा और वो मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे। अब बात बनेगी और बात बढ़ेगी, और ये बढ़ती हुई बात ना सरकार को खत्म करेगी। शंकर प्रसाद ये समझते हैं कि उन्होंने मुझे खरीद लिया है, इसलिए मैंने उन्हें सब सच बतला दिया कि मेरे पीछे शारदा देवी का हाथ है और उन्होंने ये याचिका दायर करवाई है। शंकर प्रसाद तो ये सोच रहा होगा कि ये सारा प्लान बलदेव सिंह का है। उन्हीं के कहने पे तुमने उन्हें गलत जानकारी दी है। अब खेल में मजा आएगा। शंकर प्रसाद तो अंदर से आग बबूला हो रहा होगा। हाँ सक्सेना जी, और शारदा देवी का नाम सुनते वो सदमे में पड़ गए थे। उन्हें अंदाजा था कि मैं बलदेव जी का नाम लूंगा, लेकिन शारदा देवी का नाम आते ही उनके सिक्के पिक्के सब गुम। अच्छा ये बताओ, उनको ये यकीन हो गया है ना कि जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो? शंकर प्रसाद की लुटिया डुबाने के पीछे शारदा देवी का हाथ है। यकीन उन्हें अच्छी तरीके से यकीन हो गया। बस इतना समझ लीजिए कि शारदा देवी की ईमानदारी से उन्हें पक्का यकीन हो गया कि मेरे पीछे शारदा देवी का हाथ है, और उन्होंने अपना वसूल कायम रखने के लिए उनके खिलाफ ये याचिका दायर करवाई है। बस अब देखिए कि आगे क्या होता है। अब आगे क्या होगा मैं बताता हूँ। ये सब बलदेव सिंह का सोचा समझा प्लान है। शारदा देवी की सरकार बनाने के पीछे शंकर प्रसाद का हाथ है, और अपने साथियों के साथ समर्थन में उतर पड़े और सरकार बन गई, और शारदा देवी को मुख्यमंत्री का तगमा मिल गया। शारदा देवी के मुख्यमंत्री बनने से सबको ये लग रहा था कि सरकार को कोई खतरा नहीं। अरे खतरा नहीं था, इसीलिए तो हमने खतरा पैदा किया। और इस सरकार का सबसे बड़ा खतरा है ये शंकर प्रसाद। अब ये अपने को फंसता हुआ देख करके उसका तो बस एक ही निर्णय होगा, अगर सरकार उसकी नहीं तो सरकार किसी की नहीं। वो सरकार गिराने की पूरी कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि सरकार का जाना तय है, आज जाए या कल। हाँ सुनील, सरकार गिरना एकदम तय। लेकिन कहीं शारदा देवी किसी और से समर्थन लेकर सरकार बचा ली तो आपका ये वार भी खाली जाएगा। अरे कोई समर्थन के लिए तो बचा ही नहीं, और अगर शंकर प्रसाद ने समर्थन से हाथ खींच लिया तो ये सरकार का बचना संभव नहीं है। हाँ। एक बात ख्याल रहे, शंकर प्रसाद पार्टी के सामने ये साबित करने की कोशिश करेगा कि उसको फंसाने के पीछे शारदा देवी का हाथ है, और वो तुमको गवाह बनाने की कोशिश करेगा। एक बात का ख्याल रहे, किसी के भी सामने तुम ये मत मानना कि तुमने ये सब बातें शंकर प्रसाद को बोली है। समझ गए ना? अच्छी तरीके से समझ गया।
रागिनी ये समझती है कि वो मुझे मजबूर करके अपनी हर बात मनवा लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं उसे कानूनी तौर पे तलाक देने वाला हूं। मेरा फैसला यह है कि मैं रागिनी को तलाक दूंगा। आ जाओ। बहू जी चाय। बहू जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। बोलो। रागिनी बहू जी आजकल सबसे ही नाराज रहती हैं और इसी नाराजगी की वजह से वो हर किसी को कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, लेकिन आपको उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन कब तक बर्दाश्त करूंगी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। राजवीर को संभालने की कोशिश में बदनामी मेरी हुई और इसी वजह से राजवीर ने मुझसे शादी की। राजवीर की दूसरी पत्नी होने के बाद भी मुझे तो कुछ नहीं मिला ना, लेकिन मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं इस घर की बदनामी नहीं चाहती थी। लेकिन मैं जितना भी चुप रहती हूँ ना, रागिनी उतनी अपनी हद पार करती जा रही है। क्या कुछ नहीं किया आखिर उसने इस बीच? मैं सब जानती हूँ बहू जी, लेकिन क्या? इस घर में रह रही हूँ तो रह रही थी, लेकिन अब तो मैं सिर्फ ये सोच कर रह रही हूँ कि एक दिन हम दोनों में से किसी एक को यहाँ से जाना होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। इसका मतलब है राजवीर ने तुम्हारे कहने पर हमें तलाक देने की धमकी दी। तुम्हारी वजह से हमें इस घर से निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। रागिनी, तुम राजवीर की पहली पत्नी जरूर हो। काश तुम मेरी और राजवीर की मजबूरी समझ पाती। तुम में ये गुरूर है कि तुम उसकी पहली पत्नी और उस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। लेकिन ये मत भूलो कि गुरूर एक सूखे हुए पेड़ की तरह होता है, जो तनकर खड़ा तो होता है, लेकिन सच ये भी है कि तूफान के आने पर वो पेड़ झुकता नहीं है। तुमने हमारे लिए तूफान उठाने की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन देखते हैं कौन सा तूफान उठाती हो। और ये जो मंसूबे बना रही हो ना, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। घर तो तुम्हें ही छोड़कर जाना होगा। रागिनी, तुम्हें सोनाली के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। रागिनी, तुमने तो हद कर दी। तुमने हद नहीं की, बल्कि तुमने तो सारी हदें पार कर दी। तुम्हें फिर भी लगता है कि सोनाली को घर से बाहर निकाल देना चाहिए? सच तो यह है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। सोनाली इस घर से नहीं जाएगी, लेकिन तुम मेरी जिंदगी से जरूर चली जाओगे। मेरे मुंह से इतना सब कुछ सुनने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आया? राजवीर, तुम हमें अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकते। तो तुम्हें यही समझा रही थी कि मैंने झुकना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारा ये जो गुरूर है ना, ये तुम्हें कहीं का रहने नहीं देगा। क्योंकि जो झुकता नहीं है ना, टूट जाता है। तुम्हें जो दावा ठोकना है ना, तुम वो दावा ठोकती रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कानूनन तौर पे तलाक दे रहा हूं, और अब यही एक रास्ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आज की राजनीति का दूसरा एक और पहलू है,
और वो है समझौता। इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ठीक ही तो है, लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है प्रदीप जी। जिंदगी एक भंवर है। नमस्कार आचार्य जी। हाँ नमस्कार मुख्यमंत्री जी। देख रहे हैं आप आचार्य जी, विरोध करने का कोई जरिया ना हो तो लोग ज़बानी तीर छोड़ देते हैं। मीडिया के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर सा चलने लगा है। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि हमने आपको सबसे बड़े ओहदे पर बिठाया है, आपको इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक मुख्यमंत्री का सबसे पहला फर्ज होता है अपने प्रदेश का विकास, और दूसरा होता है अपनी पार्टी और सरकार को कायम रखना। और मुझे पूरा यकीन है कि आप ऐसा ही करेंगे। जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ। देखिए मैंने आपसे उस जनहित याचिका वाले मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए फोन किया है, और ये याचिका किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि खुद हमारी सरकार के खिलाफ दायर की गई है। जनहित याचिका दायर हुई है तो उसकी सुनवाई तो जरूर होगी। हम उसकी सुनवाई तो रोक नहीं सकते। लेकिन इन दोनों ही हालात में सरकार और पार्टी की बदनामी है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि शंकर प्रसाद के शासनकाल में भ्रष्टाचार तो हुए हैं। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी और सरकार को बदनामी से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। बुराई को छुपाने के लिए भी तो बुराई का सहारा लेना पड़ता है। इस भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की जाए तो वो भी तो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कहला जाएगा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं आचार्य जी, मैं किसी भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं देती। लेकिन हालात के साथ कभी कभी समझौते भी करना पड़ते हैं मुख्यमंत्री जी। आचार्य जी आप उससे बड़े हैं और आपका तजुर्बा उससे भी बड़ा है, और अपनी सोच और संकल्प पर कायम रहने से किसी को रोका नहीं जा सकता, और मैं भी अपना संकल्प तोड़ नहीं सकती। मैं भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता करने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनी। मेरा तो ये मानना है जिस किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, चाहे वो अपना या पराया, उसकी सच्चाई कानून के सामने आनी ही चाहिए। हमारे दिल में आपके लिए जो आदर जो सम्मान है वो इसी ईमानदारी को लेकर तो है। अफसोस की बात तो यह है कि ईमानदारी के रास्ते पर चलने की कस्में तो सब खाते हैं, लेकिन आपकी तरह इस रास्ते पर चलने की कोई कोशिश नहीं करता। आप तारीफ भी कर रहे हैं और मुझे समझौता करने के लिए भी कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन आज की राजनीति का दूसरा एक और पहलू है, और वो है समझौता। देखिए, दो अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां भी सत्ता के लिए आपस में हाथ मिला लेती। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकती आचार्य जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर सकती। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार। क्या देख रही हैं आप इन फाइलों में? बस सरकार के काम के तौर तरीकों को जानने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे टेंडर दिया जाता है, किस आधार पर कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। सरकार के तौर तरीकों को समझने के लिए बिल्कुल सही वक्त है, क्योंकि अभी टेंडर भरे जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जा रहे हैं, तो आपको इस सिस्टम को समझने में आसानी होगी। ये देखिए ना, इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 120 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ठीक ही तो है,
लेकिन मुझे लगता है ये ठीक नहीं है प्रदीप। शारदा देवी की ईमानदारी मेरे रास्ते की रुकावट बन गई है। उनके उसूलों के साथ मेरा मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन बलदेव सिंह के साथ तो हो सकता है। जिंदगी एक भंवर है। मैं इस कंपनी का नाम पहले भी सुन चुकी हूँ। पिछली सरकार ने इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि इस नाम की कोई कंपनी है ही नहीं जिसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। ये क्या कह रही हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कभी कभी मिलते जुलते नाम भी तो होते हैं। नहीं प्रदीप जी, मुझे लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि कहीं जाने अनजाने में हमसे कहीं कोई ऐसी गलती तो नहीं हो रही जिसकी वजह से बाद में हम पर भी सवाल उठाए जा सकते। आप एक बात अच्छी तरह से जानती हैं कि जब तक मैडम की सरकार है तब तक किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं, और जो भी काम हो रहे हैं वो सारे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं। इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है? पुरानी कहावत है लल्लन, मूर्खों से दोस्ती जी का जंजाल। लेकिन आज की तारीख में इस कहावत को यूं बना देना चाहिए कि ईमानदारों से दोस्ती जी का जंजाल। ठीक कह रहे हैं आप। शारदा देवी का साथ देना तो सचमुच में आपकी जी का जंजाल साबित हो गया। मेरी मेहरबानियों को भूलकर कि मैंने शारदा देवी की सरकार बनवाई, वो मुझे ही मिटाने की साजिश में लगी, और वो भी सिर्फ ईमानदारी की वजह से। ये बात एकदम सच है कि शारदा देवी मुझे इस लायक नहीं रहने देना चाहती कि मैं दोबारा मुख्यमंत्री पद का दावेदार कर सकूं। अब शारदा देवी को कैसे सबक सिखाना है ये तो आपको ही सोचना है। शारदा देवी की ईमानदारी मेरे रास्ते की रुकावट बन गई। उनके उसूलों के साथ मेरा मिलाप नहीं हो सकता, लेकिन बलदेव सिंह के साथ तो हो सकता है। क्या? बलदेव सिंह के साथ? ये आप क्या कह रहे हैं? जरा सोचो लल्लन। बलदेव सिंह राजनीति में अपना वजूद कायम रखने के लिए किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार है, और मेरी मजबूरी भी यही है। तो क्या मैं बलदेव सिंह से हाथ नहीं मिला सकता? आपके घर में स्त्री को समान अधिकार और सम्मान मिलता है कि नहीं? एक बार फिर आप अपने घर की चार दीवारों में झांक कर देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। अब ये क्या बकवास कर रही हो? आप ही के घर में आपका बेटा एक दूसरी औरत के चक्कर में आपकी बहू रागिनी को तलाक देना चाहता है। तुम क्या रास्ता निकालोगे राजवीर? रागिनी तो पहले से ये सोच कर बैठी कि जिस दिन तुमने उसे तलाक दिया उस दिन हम दोनों को कटघरे में खड़ा करेगी।